हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका होस्ट दोस्त प्रदीप सैनी आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट लक्ष्य ई लर्निंग 100 एंड BW कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। हम लोग जानेंगे कि स्कूली शिक्षा में कैसे बदलाव हुए, उस स्तरीय शिक्षा में कैसे बदलाव हुए, हायर एजुकेशन में कैसे बदलाव हुए, हम बीएड कैसे करेंगे और शोध कैसे करेंगे। मित्रों, आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में हैं। बस आप लोग धैर्यपूर्वक होके देखते रहिएगा वीडियो को, क्योंकि मित्रों ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी से आपके आगामी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। आपको पता है, चाहे आप आईएएस की परीक्षा देने जाएं, पीसीएस की परीक्षा देने जाएं, या फिर एसएससी हो, रेलवे हो, लेखपाल हो, टेट हो, सीटेट हो, यानी कोई भी आप परीक्षा देने जा रहे हैं मित्रों, तो आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी से यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो मित्रों, क्वेश्चन कहां से पूछेगा, कैसे क्या पूछेगा, बहुत से हमारे बच्चे, बहुत से हमारे विद्यार्थी भ्रमित हैं। तो आप लोग बिल्कुल भ्रमित न रहें, कंसंट्रेट होकर बैठ जाएं सुनने के लिए। चलिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे, सबसे पहले क्वेश्चन यही उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी गई थी। अगर क्वेश्चन पूछे कि किसके द्वारा मंजूरी दी गई थी, तो आप बताइएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जो है मंजूरी दी गई थी। कब दी गई थी सर? 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी गई थी। तो आपके पहले सवाल का पहला जवाब ये रहा। बाकी सारे जितने भी पॉइंट हैं, सब पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। बात आती है आगे, यह नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगी। मित्रों, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई है, इसके पहले 1986 में आई थी। इसका मतलब 34 साल बाद फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक बहुत भयंकर, एक बहुत अच्छा बदलाव हुआ है मित्रों। तो आप इसको याद रखिएगा कि 34 साल बाद बदलाव हुए हैं। कब हुआ था? इसके पहले 1986 में हुआ था। आगे बात करते हैं, इसरो के पूर्व चीफ, जिसका नाम है के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाले पैनल ने तैयार किया मसौदा। मित्रों, जो आपके अपने इसरो के जो प्रमुख रहे हैं, पूर्व प्रमुख थे के कस्तूरी रंगन जी, उन्हीं की अध्यक्षता में यह प्रारूप जो है तैयार किया गया था। अभी उस प्रारूप की हम बात करेंगे लास्ट में, फिलहाल हम कुछ और आगे जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, नेक्स्ट पॉइंट जो आप लोग देख रहे होंगे कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग मानव संसाधन विकास मंत्रालय नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे? शिक्षा मंत्रालय कहेंगे। अभी नहीं, जब लागू हो जाएगा तब। जैसे लागू होगा तुरंत हम उसकी एक वीडियो बनाएंगे, वो वीडियो फिर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि मानव संसाधन विकास के कैबिनेट मंत्री कौन हैं, तो आप बताइएगा रमेश पोखरियाल जी हैं। कौन हैं? रमेश पोखरियाल जी हैं। जब इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी, तो उसमें रमेश पोखरियाल जी और आपके प्रकाश जावड़ेकर, जो सूचना एवं जनसंपर्क मंत्रालय के मंत्री हैं, ये सब उसमें शामिल थे। तो मित्रों, ये सब एग्जाम के दृष्टि से एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग जरूर याद करिएगा। बात करते हैं आगे, देश में उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक होगा, मतलब एक ही पैमाना होगा उच्च शिक्षा के लिए। अगले पॉइंट की बात करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन करने और प्राइवेट स्कूलों को मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने से रोकने की सिफारिश की जाएगी। मित्रों, आपको पता है कि अगर आपके बगल में कोई ए नाम का इंटर कॉलेज है, वहां की फीस अलग है, लेकिन कोई बी नाम के इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहां की फीस अलग है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक देश, एक क्लास, एक फीस होगा। हमारे इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसा नियम, ऐसा प्रारूप बनाया गया है। बात करते हैं आगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं, इसको देखिएगा। पहला है हेडिंग, मातृभाषा को बढ़ावा देना। किसको? मातृभाषा, अपनी भाषा, मातृभाषा को बढ़ावा देना। पहला पॉइंट इसमें जो है, 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान है। मतलब 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान है। अच्छा सर, ऐसा क्यों किया गया?
इसलिए किया गया क्योंकि बच्चा जो होता है पहले अपने लैंग्वेज में सीखता है ना। मान के चलिए आप कर्नाटका के हैं, कन्नड़ बोलते हैं, अब आपके घर में जो बच्चा है वो बच्चा क्या बोलेगा, कन्नड़ बोलेगा ना। लेकिन आप उसे जब स्कूल में ले जाके रख देते हैं, जबरदस्ती इंग्लिश उनके ऊपर थोपा जाता है, क्या वो सीख लेता है? नहीं सीख पाता है। फिर जैसे घर पे आता है, फिर माता पिता भाई बहन के साथ में मिलने के बाद जो है फिर वो कन्नड़ बोलने लगता है। तो इसलिए पहले उसे लोकल भाषा यानी जो उसका मातृभाषा है उसमें उसको समझाया जाएगा, फिर जो है आगे आगे डेवलप का काम किया जाएगा। बात आती है सेकंड पॉइंट की, विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा। मित्रों, विद्यार्थी जितने भी हैं उनको स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत जो सब्जेक्ट है आपका एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा। बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की, भारतीय संकेत भाषा जिसे साइन लैंग्वेज बोलते हैं को देश भर में मानकीकृत किया जाएगा और बाधिर विद्यार्थियों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी। ये आप लोग पढ़ लिए, समझ गए। बात आती अगली, पाली फारसी प्राकृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय संसाधन भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान की स्थापना की जाएगी। मतलब जहाँ पाली भाषा हो, फारसी हो, प्राकृत भाषा हो को बढ़ावा देने के लिए जो राष्ट्रीय संसाधन की व्याख्या करने के लिए एक संस्था का जो है निर्माण किया जाएगा। वीडियो आप लोग देख रहे हैं, एक बार कहूंगा कि खूब जो है अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी हमारे मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कोई भी परीक्षा देने क्यों ना जा रहे हो। बात करते हैं आगे, 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात। इसका क्या मतलब है सर, बताते हैं। वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य है। मतलब कहा गया है कि 2030 तक 100% हम शिक्षित करेंगे, साक्षर करेंगे, ऐसा हमारे एजुकेशन पॉलिसी में आई है। बात आती है सकल नामांकन अनुपात। इसमें क्या सर, प्रदेश अथवा देश में स्कूली उम्र के कुल बच्चों और स्कूल में प्रवेश लेने वाले बच्चों का अनुपात देखा जाएगा। बात करते हैं आगे, नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। किसकी स्थापना की जाएगी मित्रों? नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। क्यों की जाएगी बता रहे हैं। पहला पॉइंट जो आप देख रहे हैं लिखा, शिक्षा से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों को दोबारा मुख्य धारा में शामिल करने की योजना बनाई जा रही है। मित्र, जो भी शिक्षा से दूर बच्चे चले गए हैं, ऐसा माना जाता है कि अपने देश में 2 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा ग्रहण करते करते बीच में एग्जिट कर देते हैं, वो पीछे चले जाते हैं। तो उन्हें जो है फिर से मुख्य धारा में लाने का जो है प्रावधान किया जाएगा। चलिए सर आगे पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट की जो बात कर रहे हैं, स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना पर जो है जोर दिया जाएगा। चलिए सर आगे बात करते हैं। अभी तक हम लोग सुनते थे कि स्कूल पाठ्यक्रम में क्या बदलाव होते हैं या स्कूल का पाठ्यक्रम किस तरीके से है। हम लोग सुनते थे 10+2 सुनते थे ना, लेकिन अब 10+2 नहीं है। क्या है सर, जो आप देख रहे हैं 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम ढांचा लागू हो गया है। इसमें क्या है सर, इसमें ये है मित्रों, जैसे पहले का जो 5 है, जो पहले का 5 आप देख रहे हैं, मतलब उसमें से 3 जो है प्री होंगे। प्री का मतलब जो 1 के पहले होते हैं, यानी नर्सरी, LKG, UKG, उसके बाद फर्स्ट सेकेंड 2 हो गया। बात करते हैं तीसरी की, जो 3 आप देख रहे हैं, दूसरे जहां 3 लिखा हुआ है उसमें मतलब हो गया आपका 3, 4, 5। उसके बाद +3 मतलब 8 तक की बात हो रही, +4 यानी अब इंटर तक की हम बात कर रहे हैं। तो मित्रों इसको ध्यान रखिएगा, 10+2 हटा के बल्कि क्या कर दिया गया है 5+3+3+4। आगे देखते हैं, यह ढांचा क्रमशः 3 से 8 वर्ष, ठीक, 8 से 11 वर्ष, 11 से 14 वर्ष और 14 से 18 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए ऐसा किया गया है। अभी तक हम लोग जानते थे 3 से 18 वर्ष के बच्चे के लिए
शिक्षा के अधिकार वो कानून में थे। बात कर, इसको देखिए समझिएगा, इसको हम अलग अलग डिफाइन करके बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसे समझने के लिए हम 4 चरणों में बांट सकते हैं ना। 4 चरण क्या हमने बताया जो है 5 + 3 + 3 + 4, 4 बार बोला ना, 5 3 3 और 4। सुनिए, पहला जो है 5, उसमें क्या है, उसे कहा गया फाउंडेशन स्टेज। क्या गया कहा गया, फाउंडेशन स्टेज। इसमें कहा गया है, पहला पॉइंट जो आप देख रहे होंगे, 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों को कवर किया जाएगा। कितने साल तक के बच्चों को, 3 से 8 साल तक के बच्चों को। पता है ना भाई कि हमारे घर के जो बच्चे होते हैं वो अब तो 3 साल की उम्र में जो है स्कूल में एंट्री ले लेते हैं। तो 3 से 8 साल तक के जो बच्चे होते हैं इनको कवर करने का प्रयास किया गया है। इसमें क्या है, इसमें जो आप नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, इसमें कहा गया कि पहले 3 वर्ष के बच्चे आंगनबाड़ी एवं प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे। आंगनबाड़ी प्री स्कूलिंग शिक्षा का मतलब ये है जो नर्सरी, LKG और UKG की बात की जाती है। बात आती है अगला जो 2 वर्ष होगा, यानी भाई नर्सरी में पढ़ा, LKG में पढ़ा, UKG में पढ़ा ना, अब किस क्लास में जाएगा, फर्स्ट में जाएगा, उसके बाद सेकंड में जाएगा। अब उसकी बात करते हैं, अगले 2 वर्ष स्कूल में कक्षा 1 व 2 में वो पढ़ेगा, यानी 5 साल कंप्लीट हो गया। समझ गए ना, समझ गए होंगे तो थम्स अप जरूर करिएगा और एक बार अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिएगा। आप चाहे परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या ना कर रहे हो, लेकिन एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। बात करते हैं प्रीपेट्री स्टेज की। मित्रों इसमें क्या है, देखिए सुनिए, 8 से 11 उसमें था 3 से 8 वर्ष। अब आगे क्या बढ़ते हैं, प्रीपेट्री स्टेज में 8 से 11 वर्ष तक के बच्चों को कवर किया जाएगा। अच्छा सर, इसमें क्या है, कक्षा 3 से 5 तक की शिक्षा लेंगे। मतलब उसमें 0 से लेके यानी नर्सरी से लेके 2 तक था, अब इसमें 3 से कहां तक होंगे, 5 तक होंगे। चलिए आगे बात करते हैं थर्ड नंबर की। थर्ड नंबर की जो बात करते हैं वो है मिडिल स्टेज। क्या है, मिडिल स्टेज। इसमें कितने साल के बच्चे होंगे सर, इसमें होंगे 11 से 14 वर्ष तक के बच्चे कवर किए जाएंगे। कितना, 11 से 14 वर्ष तक के बच्चे कवर किए जाएंगे। अच्छा, इसमें क्लास क्या होगी, क्लास कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे शिक्षा ले सकेंगे। समझ में आ गया ना, 3 का मतलब फिर समझे ना, आगे समझाते हैं। अब सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज क्या है, 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे कवर किए जाएंगे। कितना, 14 से 18 वर्ष के बच्चे इसमें कवर किए जाएंगे। कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे इसमें शिक्षा ले सकेंगे। आगे बात करते हैं, जो आपके मन में एक दुविधा बनी हुई है, जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तब से आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं कि पूछ रहे हैं सर क्या ऐसा क्या बदलाव हो गया, बोर्ड परीक्षाएं नहीं होंगी क्या। भाई होंगी, आसान कर दिया गया। समझिए क्या है, आसान होगी, आप हेडिंग देख रहे होंगे, आसान होगी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं। अच्छा सर कैसे आसान होगी, देखिए परीक्षाएं 2 बार कराने तथा वस्तुनिष्ठ और व्याख्यात्मक 2 भागों में आयोजित करने का सुझाव। मतलब जो आपके प्रश्न होंगे वो प्रश्न कैसे होंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे और व्याख्यात्मक होंगे। ठीक है, क्यों, इससे क्या होता है, माइंड बच्चों का डेवलप होता है। जब बच्चे क्या करते हैं, अगर लिखने का केवल काम करते हैं तो अपनी भाषा में कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन जब उनके सामने 4 विकल्प दिया जाता है तो उनके दिमाग को झकझोर के रख दिया जाता है, क्योंकि तब वो डाउट में रहते हैं कि कौन सा आंसर इसमें सही है। तो मित्रों आप परेशान बिल्कुल न रहें, आगे जानिए। क्या विद्यार्थियों द्वारा रटे हुए सवालों पर बोर्ड परीक्षाओं का दारोमदार अब नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि जो बच्चे रट के आते हैं वो रट्टा मार के लिख देते हैं, तो वो रट्टा वाला अब काम नहीं चलेगा। इसका मतलब अब पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ना पड़ेगा वो हम बताएंगे। बात करिए, देखिए वार्षिक सेमेस्टर और मॉड्यूल बोर्ड परीक्षाओं के मॉडल पर जोर दिया जाएगा। मतलब वर्ष में इनको सेमेस्टर बना के जो है मॉड्यूल बोर्ड की परीक्षाओं पर जो है एक मॉडल बना के उस पर जो है जोर देने का प्रयास किया जाएगा। अच्छा, इसमें क्या होगा सर, आगे देखते हैं। बीएड कोर्स कैसे करेंगे आप, क्या बीएड कोर्स, लेकिन इसको बताने से पहले आप जान लीजिए कि अब हाई स्कूल की परीक्षाएं नहीं होंगी, यानी सेमेस्टर वाइज बांट दिया जाएगा। आपको 9, 10, 11 एंड 12th में पढ़ना होगा, तब 12th में आपकी बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। लेकिन ये कठिन नहीं होंगे, बल्कि ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। कैसे आसान हो जाएंगे भाई, जब आप उसी में सेमेस्टर वाइज आप 4 साल पढ़ते रहेंगे तो आपकी मजबूत नहीं होगी, आपकी एक अच्छी पकड़ नहीं होगी।
बात आती है बीएड कोर्स की। बहुत से हमारे साथी जो देख रहे होंगे बीएड कोर्स को लेकर काफी भ्रमित रहते हैं कि सर क्या बीएड करना जटिल हो गया? नहीं भाई, बिल्कुल बहुत आसान हो गया है। कैसे आसान हो गया, चलिए बताते हैं। देखिए, पहले तो एक जान लीजिए कि जो अभी तक हमारे यहाँ बीएड के जितने भी कॉलेज चल रहे थे, अब वो कॉलेज बंद हो जाएंगे। पहले इसको जान लीजिए, डरवा नहीं रहे हैं, बता रहे हैं। बीएड के कॉलेज जो है बंद हो जाएंगे। क्या बीएड नहीं कर पाएंगे? करेंगे भाई, बताते हैं कैसे। लिखा है पहला पॉइंट जो देख रहे हैं, जो विद्यार्थी 12वीं के बाद बीएड करना चाहते हैं। किसके बाद? 12वीं के बाद, यानी इंटर के बाद जो भी बच्चे, जो भी विद्यार्थी बीएड करना चाहते हैं वो 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स कर सकते हैं। कितने वर्ष का? 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स कर सकते हैं। क्या सर 4 साल बीएड करना पड़ेगा? नहीं भाई, 4 साल बीएड नहीं करना पड़ेगा। हम समझाते हैं आपको। जैसे हम लोग इंटर क्वालिफाइड करते हैं, 3 साल हम लोग स्नातक करते हैं यानी ग्रेजुएशन करते हैं, चाहे बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, करते हैं ना। तो उसी तरीके से आपको 3 साल ग्रेजुएशन के लिए करना होगा, प्लस उसी में 1 साल और एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो आपका बीएड भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए लिखा है, स्नातक के बाद 2 वर्ष का बीएड, जबकि परा स्नातक उम्मीदवारों के लिए 1 वर्ष का बीएड कोर्स होगा। जितने भी पॉइंट आप देख रहे हैं, ये दोनों पॉइंट को समझिए, फिर से समझिए। अगर आप बीएड करना चाहते हैं, इंटर क्वालिफाई हो गए, इंटर क्वालिफाई होते ही आप जैसे ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में एंट्री लेते हैं तो आप 3 साल पढ़ते हैं तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है। उसके बाद आप 2 साल अलग से बीएड करते हैं, है ना, 5 साल गवाते हैं ना। लेकिन अब उसमें 1 साल आपका बचेगा, 3 साल ग्रेजुएशन का होगा, 1 साल उसी में बीएड हो जाएगा। तो इसका मतलब 4 साल में आपको ग्रेजुएशन की भी डिग्री मिल जाएगी और प्लस बीएड की भी डिग्री मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं आगे। अगर आप परा स्नातक कर लेते हैं, परा स्नातक का मतलब क्या सर? एमए, है ना, पीजी जिसे कहते हैं। ग्रेजुएशन के बाद अगर उस पीजी को कर लेते हैं तो आपको 1 वर्ष का बीएड करना होगा। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का बीएड करना होगा। एक एक बात को हमने बहुत क्लियर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। चलिए आगे देखते हैं। जो भी मित्र 4 साल का डिग्री प्रोग्राम को करते हैं, उसके बाद 1 साल का एमए कर लेते हैं, अगर उनके मन में विचार आता है कि हमें पीएचडी करना है, तो आपको पता है कि पीएचडी करने से पहले हम लोग को एमफिल करना होता है, करना होता है ना एमफिल। एमफिल नहीं करना होगा। सबसे खुशी की यही बात है। चलिए आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा, जो हेडिंग आप देख रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या सर? एनसीईआरटी द्वारा 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करने का लक्ष्य रखा गया। मतलब ये है कि जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में अलग किताबें चल रही हैं, वही मध्य प्रदेश में एंट्री करते हैं वहां पे अलग किताबें चल रही हैं, वही हम नीचे साउथ की तरफ जाते हैं तेलंगाना में, वहां पे अलग किताबें चल रही हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक देश, एक क्लास और एक पाठ्यक्रम का लक्ष्य रखा गया है। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरी हेडिंग देख रहे हैं आप, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करना। इसमें क्या है बताते हैं। वर्ष 2025 तक 3री कक्षा तक विद्यार्थियों के लिए सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता करना होगा। बात करते हैं आगे, स्कूल के पाठ्यक्रम और अध्यापन कला में सुधार। मतलब स्कूल के जो पाठ्यक्रम हैं और उनके जो अध्यात्मक कला हैं, इसमें कैसे सुधार होंगे। देखिए पहला पॉइंट, 21वीं सदी के प्रमुख कौशल या व्यवहारिक जानकारियों से विद्यार्थियों को समग्र विकास। ठीक। दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं, विद्यार्थियों को पसंदीदा विषय चुनने के लिए कई विकल्प दिए जाएंगे। मतलब आप जब कक्षा 9 में एंट्री करते हैं तो आप अपना पसंदीदा सब्जेक्ट चुन सकते हैं। ये कैसे हो सकता है सर? हो सकता है, ऐसा एजुकेशन पॉलिसी में आई है। अच्छा, क्या हम आर्ट साइड पढ़ने, क्या साइंस साइड पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अगर आपने इतिहास को लिया है, अगर आप चाहते हैं विज्ञान भी लेना तो आप विज्ञान को भी पढ़ सकते हैं। मैथ पढ़ रहे हैं, अगर चाहते हैं हिस्ट्री को पढ़ना तो हिस्ट्री को भी पढ़ सकते हैं। ऐसा प्रावधान इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बनाया गया है। चलिए आगे दिखाते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। इस नीति में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का विस्तार 12वीं तक करने का सुझाव किया गया है। जो कस्तूरबा गांधी
बालिका विद्यालय होते हैं। बात आती आगे समान और समावेशी शिक्षा। समान और समावेशी शिक्षा, पहला पॉइंट क्या है, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित समूहों को अवसर उपलब्ध करवाने पर बल दिया जाएगा। मतलब जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, वंचित हैं, उन्हें क्या किया जाएगा, शिक्षा उपलब्ध कराने का अवसर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, उनको मुख्य धारा में, शिक्षा की धारा में जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। बात करते हैं आगे, बुनियादी सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों एवं समूहों के लिए बालक बालिका समावेशी कोष और विशेष शिक्षा जोन की स्थापना का प्रावधान। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दिव्यांग बच्चों को बुनियादी चरण से लेकर उच्च शिक्षा तक नियमित शिक्षा प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। दिव्यांग का मतलब क्या, ऐसे बच्चे जो दिव्यांग हैं, यानी चाहे वो पैरों से हो, हाथ से हो, आंख से हो, अपने कुल मिला के दिव्यांग हो, उन्हें भी शिक्षा की धारा में जोड़ने का काम किया जाएगा। चलिए आगे बात कराते हैं। ये बहुत सवाल होते हैं, बहुत सवाल बच्चों ने सवाल किया और उसके जवाब आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। क्या है, प्रभावकारी शिक्षक भर्ती और स्कूल प्रशासन। ये क्या होगा, सुनिए। पहला पॉइंट, शिक्षक भर्ती प्रभावकारी और पारदर्शी प्रक्रियाओं द्वारा। आप इसमें समझिए क्या होता है, जैसे अभी तक हम लोग टेट क्वालिफाइड करते हैं तो कहाँ तक मान होता है, कक्षा 8 तक मान होता है ना, जूनियर तक, लेकिन अब वो होगा कक्षा 10 तक। यानी अगर आप कक्षा 10 के टीचर बनना चाहते हैं या कक्षा 10 में पढ़ाना चाहते हैं तो आपको टेट क्वालिफाइड करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आप नहीं पढ़ा पाएंगे उसमें। अच्छा सर, आगे बात करते हैं। दूसरी पॉइंट जो है, पदोन्नति कार्य प्रदर्शन आकलन द्वारा बुनियादी ढांचागत सुविधाओं, शैक्षणिक पुस्तकालयों एवं प्रोफेशनल शिक्षक समुदाय की उपलब्धता पर जोर दिया जाएगा। आगे बात करते हैं, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी के गठन का प्रावधान किया गया है। एक सवाल एक बच्चा ने और किया था, उसने पूछा था, क्या सर अब शिक्षक भर्ती परीक्षा में इंटरव्यू होगा, यानी इंटरव्यू होगा? तो हमने कहा था इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो बच्चा ने बहुत तेजी से जो है सवाल किया हमसे, कहा कि जो है इंटरव्यू क्यों नहीं होना चाहिए? तो हमने कहा इंटरव्यू इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जब एक शिक्षक बनने के लिए वो छात्र, वो विद्यार्थी, वो बालक जब बीएड 4 साल का कर रहा है या 2 वर्ष का बीएड हो, तो उस बीएड में इतने अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, इतने अच्छे से सिखाया जाता है, तो भाई क्यों नहीं उसका इंटरव्यू वहां ले लेते? आप क्यों यहाँ लेंगे? क्योंकि अगर यहाँ पे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के समय इंटरव्यू लिया जाता है तो आपको पता है कि भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया जाता है। इससे क्या होता है कि बहुत से बेचारे टैलेंट होने के बावजूद क्या होते हैं, सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं, अपना सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। तो मित्रों, मैं आदरणीय शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय से कहना चाहूंगा कि आप इंट्रो ना कराएं, इंटरव्यू ना कराएं, क्योंकि जो भी आपको कराना है, आप बीएड बच्चा कर रहा है उसी दौरान आप टेस्टिंग कर लीजिए, जितना भी करना हो आप वहां पे कर लीजिए। अगर वो करने में सक्षम है तो आप उसे बीएड क्वालिफाइड कराइए, असक्षम है तो आप उसे बाहर कर दीजिए, लेकिन एक समय बिताने के बाद, एक प्रक्रिया में आने के बाद उसे बाहर ना किया जाए, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूं। बात करता हूं आगे, उच्चतर शिक्षा क्या होगी? सुनिए, इसमें वर्ष 2018 के 26.3% के सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाकर 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें कहा गया कि बच्चों को इस तरह शिक्षा दिया जाएगा जैसे व्यावसायिक शिक्षा सिखा दी जाएगी, जैसे चाहे कृषि से हो या किसी भी हो, मतलब ऐसा शिक्षा दे दिया जाए जिससे वो व्यवसाय कर सके। आगे बात करते हैं, उच्चतर शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। मतलब उच्चतर शिक्षण संस्थान जितने भी हैं, 3.5 करोड़ नई सीटें जो है उसमें शामिल की जाएंगी। बात आती है अंडर ग्रेजुएट शिक्षा के कोर्स को 3 वर्ष से 4 वर्ष करने का प्रावधान क्या है? सुनिएगा इसमें, मतलब जो हमने बताया ग्रेजुएशन की बात, 3 साल करते थे उसमें 4 साल क्यों किया गया? अब आपके मन में एक सवाल ये रहता है, क्या सर अगर मैं 1 साल किया तो क्या कोई सर्टिफिकेट मिलेगी, कोई डिग्री मिलेगी, कोई प्रमाण मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा भाई। अभी तक क्या होता था, जब हम लोग ग्रेजुएशन करते थे तो ग्रेजुएशन करने के दौरान अगर फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर की छोड़िए, थर्ड ईयर फाइनल हो जाता था, सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर में हम लोग छोड़ देते थे तो हम लोग के पास कोई डिग्री नहीं, कोई प्रमाण नहीं, कोई प्रूफ नहीं मिलता था। लेकिन अब ये खुशी की बात है कि जो भी बच्चा अगर 1 साल पढ़ेगा
तो उसके बदले में उसे प्रमाण दिया जाएगा। सुनिए क्या दिया जाएगा, 1 वर्ष की पढ़ाई पूरी करने पर उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, अगर आप इंटर के बाद ग्रेजुएशन 1 साल करते हैं, किसी कारणवश आप छोड़ देते हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर 2 वर्ष बाद पढ़ाई छोड़ते हैं तो आपको एक डिप्लोमा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर 3 वर्ष की पढ़ाई पूरी करते हैं तो आपको बैचलर डिग्री दी जाएगी। कौन सी डिग्री, बैचलर, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपको मिलता है। बात आती 4 वर्ष के बाद पढ़ाई जब आप कंप्लीट करते हैं तो शोध के साथ बैचलर डिग्री दी जाएगी, यानी रिसर्च के साथ बैचलर डिग्री आपको दे दी जाएगी। चलिए सर आगे बात करते हैं। सुनिए, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन, इसमें भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन भी किया जाएगा, जिसे HECI बोला जाता है। इसमें लेकिन चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़ के बात की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, महाविद्यालयों की संबद्धता अगले 15 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से समाप्त की जाएगी तथा महाविद्यालयों को कर्मिक स्वायत्तता प्रदान करने हेतु एक तंत्र विकसित किया जाएगा। बात करते हैं आगे, शोध को बढ़ावा देने हेतु एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। सुनिए मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थियों के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। आप कहेंगे तो वित्तीय सहायता पहले से भी मिलती है। सुनिए, पॉइंट को समझने का प्रयास करिए। पहला पॉइंट जो हम बता रहे हैं, SC, ST और OBC और अन्य विशिष्ट श्रेणियों से जुड़े हुए विद्यार्थियों को योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की प्रगति को समर्थन और उनकी प्रगति को ट्रैक करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार किया जाएगा, जिससे बच्चों को छात्रवृत्ति देके जो SC, ST, OBC जैसे पिछड़े एरिया से बिलोंग करते हैं उन्हें एक मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बात करते हैं ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल शिक्षा, इसको भी ध्यान में रखा गया है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इस समय कोरोना जैसी एक बहुत बड़ी महामारी फैली हुई है। सारे एजुकेशन संस्थान, शिक्षण संस्थान बंद हैं, जिससे क्या होता है, लोगों के पढ़ाई में काफी डिस्टर्बेंस आ रही है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इसको भी इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया। सुनिए क्या है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधनों की तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों को ई शिक्षा का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा, जैसे आप हमको देख पा रहे हैं, इसी को ई शिक्षा कहते हैं, ई लर्निंग कहते हैं। इस शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षा मंत्रालय में डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल कंटेंट और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से एक समर्पित इकाई बनाई जाएगी। मित्रों, ऐसा सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि हम लोग क्यों ना एक इकाई, एक सिस्टम ऐसा डेवलप करें जिससे उस बच्चों तक पहुंचाया जा सके, जिससे क्या वो आसानी से अपने घर पे बैठ के एक ई लर्निंग के माध्यम से, यानी ई शिक्षा के माध्यम से अपनी पढ़ाई कर सकें। चलिए मित्रों आगे बात करते हैं प्रौढ़ शिक्षा। आप कहेंगे क्या प्रौढ़ लोग भी अब शिक्षा ग्रहण करेंगे? बिल्कुल करेंगे। सुनिए, वर्ष 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता की प्राप्ति का लक्ष्य है। मतलब इस एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया कि 2030 तक हमारा भारत जो होगा वो साक्षर होगा। कितना होगा? 100% साक्षर होगा। तो आप कहेंगे कि जो पहले के लोग हैं, बूढ़े बुजुर्ग, क्या वो भी पढ़ेंगे क्या? बिल्कुल पढ़ेंगे। अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें पढ़ाया जाएगा, उन्हें साक्षर बनाया जाएगा। भाई बहुत कुछ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं पे बोर्ड पे लिखा हुआ उसको पढ़ सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, कोई फॉर्म भर सकते हैं, कोई एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो इसके लिए जो है साक्षर करना बहुत जरूरी है। तो अपना भारत अब उसकी तरफ अग्रसर हो चुका है, तो आप लोग भी अग्रसर हो जाइए। बात करते हैं आगे, शिक्षा का वित्त पोषण। हेडिंग देख रहे हैं हम, उसके नीचे पॉइंट देखिए, शिक्षा क्षेत्र में जीडीपी का 6% तक निवेश। वर्तमान में यह जीडीपी का 4.43% है। मतलब जीडीपी का जो हिस्सा शिक्षा क्षेत्र में इन्वेस्ट किया जाता है वो अभी तक कितना है? 4.43% है। लेकिन अब कितना किया जाएगा? 6% किया जाएगा, 6% किया जाएगा। तो मित्रों हमने आपको इतना कुछ बताया। ये अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिए। एक लास्ट में एक बात और बता देता हूं कि जो पूर्व प्रमुख इसरो तथा शिक्षा नीति कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने पत्र में क्या कहा था उसको भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा था कि हमने एक ऐसी नीति निर्मित करने की कोशिश की है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्रमुख बात उन्होंने बताई है।
कहा हमने एक ऐसी नीति निर्मित करने की कोशिश की है जो हमारी समझ में शैक्षिक परिदृश्य को परिवर्तित कर देगी। बात समझ आई? ताकि हम युवाओं को वर्तमान और भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार कर सकें। यह एक ऐसी यात्रा रही है जिनमें हर सदस्य ने वैयक्तिक का मतलब खुद और सामूहिक रूप से हमारे देश के व्यापक शैक्षिक परिदृश्य के विभिन्न आयामों को शामिल करने की कोशिश की है। मित्रों, ये जो प्रारूप आया है ना, ये वैयक्तिक जो है के कस्तूरी रंगन जी खुद कर रहे थे। प्लस जगह जगह पे जो एक्सपर्ट थे, शिक्षक, बढ़िया बड़े बड़े शिक्षक थे, उनको बुला के एक कॉन्फ्रेंस होता था, एक मीटिंग होती थी, उसमें सबका राय लिया जाता था। उसके बाद ये एजुकेशन पॉलिसी आई है। सुनिए आगे क्या है। यह नीति सभी की पहुंच, क्षमता, गुणवत्ता, वहनीयता एवं जवाबदेही जैसे मार्गदर्शी उद्देश्यों पर आधारित है। पूर्व प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक हमने इस क्षेत्र को एक अविच्छिन्न निरंतरता में देखा है और साथ ही व्यापक परिदृश्य के इससे जुड़े अन्य क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सेशन अगर अच्छा लगा हो एक बार शेयर करें, लाइक करें। अगर आपके अभी तक किसी प्रकार के सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें। आपके हर सवाल के जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर देंगे। इसी के साथ मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें। एक हमारे अंबेडकर जी हैं जो हमारे संविधान के निर्माता कहे जाते हैं। उन्होंने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो उसमें मैं अपनी एक कड़ी एडवांस जोड़ के बोल रहा हूं कि जो जितना दूध पिएगा उतनी तेज दहाड़ेगा। तो मित्रों, आप लोग शेरनी का दूध पिए हैं तो जरूर दहाड़ेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।